A very good afternoon, everyone. So, we are taking our first lecture from the new premises. And firstly, very congratulations to all of you. जिन लोगों ने भी मेंस क्वालिफाई किया है, सबको बहुत बहुत congratulations. I was bit emotional for some guys in that earlier last video. तो मुझे कुछ बच्चे कह रहे सर आप बहुत इमोशनल हो गए हो, लेकिन ऐसा नहीं था. इमोशनल सिर्फ उनके लिए हुआ क्योंकि जब बच्चा कोई ऐसे दुखी होकर रोता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता. वो कोई भी हो मेरे लिए, चाहे वो मेरे पास टेस्ट सीरीज के लिए आया हो या चाहे वो मेरा फाउंडेशन का स्टूडेंट हो. सो आज का जो ये क्लासेस हैं, आज की क्लासेस में हम जनरली क्या समझेंगे. आज हम कुछ चीजें मैं आपको बहुत फंडामेंटल बात करूंगा. देखिए, इंटरव्यू जो भी होता है, इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है. नॉलेज में सिर्फ लॉ ही इंक्लूड नहीं होता है. सिर्फ आप समझे कि सिर्फ लीगल नॉलेज को ही देख रहा है, नहीं, लॉ की नॉलेज ही नहीं देखी जा रही, हर चीज देखी जा रही है. मैं इस लेक्चर को कुछ टॉपिक्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्पस ऑफ इंटरव्यू की. इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है. देखिए, सबसे पहले आप कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे हम लोग लॉ पढ़ते हैं सबसे पहले, तो हम लॉ में भी क्या पढ़ते हैं सबसे पहले, पर्पस. जब तक पर्पस समझ में नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा. जैसे पॉक्सो पढ़ा आपने, तो पॉक्सो में सबसे पहले पर्पस पढ़ा कि भाई कोई जेंडर न्यूट्रल एक्ट नहीं था इसलिए इसको लाया गया. वैसे ही सर इंटरव्यू का भी एक पर्पस होता है. इंटरव्यू के पर्पस को समझना जरूरी है. अगर आपको इंटरव्यू का पर्पस समझ में आता है तो आप पूरी चीज समझ जाओगे. ठीक है, 50 सीट्स मैंने रखी थी, अभी तक मेरे पास सीट्स खाली है, सीट्स वैकेंट है. जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो आके ज्वाइन कर सकते हैं. मैं 50 ही मैक्सिमम लूंगा, ऑल दो कितने भी मेरे पास होते हैं. 50 से ऊपर में नहीं जाने वाला, डेट इज माई मैक्सिमम लिमिट. आप लोगों को मैंने पहले के जो भी बच्चे अभी एनरोल्ड है, जो क्लास ले रहे हैं लाइव अभी, आप प्लीज अपना मुझे सीवी और रिज्यूम भेज दीजिएगा. अकॉर्डिंगली मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर प्रिपेयर करवा दूंगा. लो के आंसर्स आप अच्छे से दे पाएंगे और देंगे, इसकी मुझे आशा है. मैं ये भी बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा लो और कौन से क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिक तैयार करने हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. अपार्ट फ्रॉम इट हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका कोई गैप है तो उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे बाय लुकिंग एट योर सीवी, रिज्यूम, जो भी आप लोग बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको भी फुलफिल करेंगे. अगर आपने कहीं पे 2-3 महीने भी काम किया है तो हमको उस काम को सबसे ज्यादा हाईलाइट करना है कि हमने वो काम किया है. आपसे पूछा जाएगा जब आप इंटरव्यू में जाएंगे कि जज क्यों बनना चाहते हो, जज बनने की क्यों इच्छा है, तो हमेशा ये मत बोलिएगा कि पापा की इच्छा है, मम्मी की इच्छा है. आप बोलिए सर मेरी इच्छा है, मुझे जज बनना है. कि बहुत से लोग होते हैं जो इमोशनल में आके बोलते थे कि सर इट वाज माय फादर्स चॉइस कि मैं जज बनूं. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज ऑलवेज योर चॉइस टू बिकम ए जज. मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो टॉपिक देख लीजिए. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटरव्यू. हम ये पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे. हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट नॉट टू डू इन इंटरव्यू, कि क्या नहीं करना चाहिए आपको एक इंटरव्यू में. मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या क्वालिटी होती है जज के अंदर, क्या क्या क्वालिटी लेके जज जाता है जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. वो आपके अंदर क्या क्वालिटीज को देखना चाहते हैं, वो क्वालिटीज आपको दिखानी है. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना इंटरव्यू खुद लीड कैसे कर सकते हैं. ये कला, ये टैलेंट आपको आना चाहिए. और ये कोई बहुत मुश्किल टैलेंट नहीं है, बहुत ही सीधा फंडामेंटल एक शब्द का आंसर है कि आप अपना इंटरव्यू कैसे लीड करना है. एक शब्द का आंसर बताऊंगा जब मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा. मैं इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि क्या करना है जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे. जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको क्या चीज करनी है. नॉट टू डू तो मैंने बता दिया, वो टू डू जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. क्या माइंडसेट रखिए जब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है. आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मेंटली आप क्या सोच रहे हैं, फिजिकली आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए. हर चीज का फर्क पड़ता है, हर एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल का फर्क पड़ता है, हर एक बात का फर्क पड़ता है. एक मान लीजिए किसी जज साहब ने आपसे, किसी ऑनरेबल जज ने आपसे थोड़ा सा हंस के बात कर ली, पोलाइट होकर बात कर ली, सिर्फ आपको कंफर्टेबल करने के लिए. ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए. मैं एक लिस्ट भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से वर्ड्स आपको अवॉइड करने चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तब. जैसे जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ऑब्वियसली इट वाज इन सेक्शन. ऑब्वियसली नहीं बोलते. ऐसे 8-10 शब्द हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा. ये शब्द आपको इंटरव्यू में कभी नहीं बोलने भूल के भी. बहुत से बच्चों क्या होते हैं सर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई, उनको नहीं अच्छा लगता ये सब चीजें.
उनको लगता है कि आप ओवर स्मार्ट हो। मैं ऐसी सारी लिस्ट भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्पस क्या होता है इंटरव्यू का। जब तक हमें इंटरव्यू का पर्पस नहीं समझ में आएगा, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इंटरव्यू हम लोग क्यों दे रहे हैं और क्या क्या है इसके पीछे का रेशियो क्या है कि हम इंटरव्यू दें। तो मैं आपको इसका पर्पस एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पर्पस पे आते हैं। कुछ पर्पस होते हैं सर। सबसे पहला पर्पस जो होता है, सबसे पहला होता है कि आपकी पर्सनालिटी का एक असेसमेंट करना, कि आपकी पर्सनालिटी है कैसी, आप उस पर्सनालिटी के अनुरूप हो या नहीं। पर्सनालिटी का असेसमेंट बहुत सारी चीजों से किया जाता है। जिस तरीके से आप चल के आ रहे हैं, उठ के जा रहे हैं, आप अपने बातों का जवाब दे रहे हैं। आपसे जैसे आपने मान लीजिए कोई सवाल पूछा, आपसे पूछा कि बेटा रेशियो टिकट कहाँ है, यू हैव सेड सर इन सेक्शन 11, पक्का ये सेक्शन 11 में ही दिया हुआ है। आपका हर एक रेस्पॉन्स, आपके चेहरे पे आने वाला, आपके चेहरे पर इतना सा भी अगर फेस पे कुछ आता है, वो भी उनको बता देगा कि आप किस पर्सनालिटी के आदमी हो। हर चीज। इंटरव्यू का सबसे पहला पर्पस होता है कि आपकी पर्सनालिटी का थोरोली असेसमेंट करना। आपको लगेगा कि यार एक जैसे ने तो सवाल ही नहीं पूछे, तो समझ लेना वो बैठे थे आपको तो देख रहे थे। जब आप सबसे बाहर निकलोगे तो ज्यादा ओपिनियन वही देने वाले हैं आपके लिए। दूसरा क्या होता है सर, कि आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज चेक की जाती है। जब तक आपका आंसर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, तब तक मजेदारी नहीं है जज बनने में। जनरली बात क्या होती है कि आप इंप्रेस लोगों को दो ही तरीकों से कर सकते हो। तो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में आप इंप्रेस कर सकते हो, और जो दूसरा आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हो वो आप इंप्रेस कर सकते हो बाय गिविंग क्रिस्टल क्लियर आंसर। मतलब उस आंसर में इतना सा भी लूप होल ना हो। अगर आप उस आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब कोई भी आपसे चीज पूछी जा रही है, आप उसके लिए इतने वेल प्रिपेयर्ड हो कि आपको उसका पता हो। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन भारतीय जजमेंट पूछा है, तो आपको पहले तो बात उसका पूरा नाम आना चाहिए। अब पूछा बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए सर श्रीपद वेलगुरु, हिज होलीनेस श्रीपद वेलगुरु केशवानंद भारती जी महाराज वर्सेस जो भी उसका केस का नाम है, टाइटल के बाद में आप उसको पूरा कंक्लूड करें, क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या आर्गुमेंट्स थे, कौन कौन से अमेंडमेंट चैलेंज हुए थे। क्रिस्टल क्लियर आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज को वो लोग चेक कर रहे हैं। जैसे अभी बुलडोजर के ऊपर चल रहा है, बुलडोजर के ऊपर हर दिन हियरिंग चल रही है, इसकी 3-4 हियरिंग हो चुकी है। अब आप लो को तो पढ़ेंगे ही सही, साथ में उन चीजों को पढ़ेंगे जो कि लाइव लो पे आपको लगातार फ्रीक्वेंट देखने को मिल रही है। अखबार रोज पढ़ना है, इस टाइम न्यूज़पेपर सारे पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, मैंडेटरी है। और एडिटोरियल पढ़िए, ज्यादा अखबारों की नहीं पढ़ना है। एक दैनिक भास्कर का ऐप है, जो बच्चे बाहर से हैं, दैनिक भास्कर का ऐप है, उसमें जयपुर का जो एडिशन है वो निकाल लीजिए, जोधपुर का एडिशन निकाल लीजिए। 150 रुपए का ऐप होता है वो, उस पर जाके देखिए कि क्या न्यूज चल रही है राजस्थान में, क्या चल रहा है राजस्थान में, जाके देखिए, एडिटोरियल पढ़िए। उस दैनिक भास्कर का ऐप है वो मोर देन सफिशिएंट है। वो हर दिन सुप्रीम कोर्ट की पूरी गाइडलाइन छाप रहे हैं। लास्ट 4-5 डेट से अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो वो हर दिन ये बुलडोजर वाले जजमेंट पे क्या क्या आर्गूमेंट्स हो रहे हैं मेनली, उसको पूरा लिखा है इन्होंने। थोड़ा एडिटोरियल पढ़िए, लाइव लो पे अपडेटेड रहिए। डेप्थ ऑफ नॉलेज बहुत सारी चीजें चेक की जाती है। जरूरी नहीं है कि आपकी नॉलेज सिर्फ लो के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे। जैसे आपसे बहुत सारी बुलडोजर एक्शन, ठीक है, कुछ बच्चे हो सकते हैं क्या पता इमोशनल में आप देखे बोल दे कि नहीं नहीं सर इट वाज अ वेरी गुड एक्शन बाय गवर्नमेंट, सर वी वांट क्विक जस्टिस। तो क्विक जस्टिस ठीक है, लेकिन ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। आप बोल सकते हैं कि सर देयर मस्ट बी सम ड्यू प्रोसेस। जैसे अभी महाराष्ट्र में एक एक मॉलेस्टर था, उसका एनकाउंटर कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है क्या है सही है गलत है क्या है। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसे सिचुएशनल सवाल आपसे पूछे जाए इंटरव्यू में, तो आपकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है वो उसका पर्पस सिर्फ एक फंडामेंटल ये है कि इमोशनल साइड को करो साइड में, लो क्या सोचता है और आपका एथिक्स क्या सोचते हैं, एथिकल वैल्यू क्या सोचते हैं। लो और एथिक्स में एक बैलेंस बनाना है आपको, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जहां पे नहीं होगा वो चीज सारी गलत है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कोई चीज नहीं हो रही है तो वो चीज गलत है। थर्ड थिंग मैं पर्पस की बात कर रहा हूँ, आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा बच्चा एक जैसा ही जवाब दे रहा है, सब बच्चों से एक ही सवाल पूछेंगे वो। आपको क्या लगता है कि एक इंटरव्यू में हर बच्चे से अलग अलग सवाल पूछेंगे? ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए आपके दिन 20 इंटरव्यू हैं आप वाली शिफ्ट में, या 20-25 इंटरव्यू अगर लगातार हैं, तो समझ लेना इतनी सी बात को कि 20 बच्चों में से या 25 बच्चों में से जो ये सवाल जो बहुत जनरल सवाल है, तो 20-25 में से 15-20 में तो वही सवाल आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग में होनी चाहिए, ठीक है।
आप ये बोल सकते हो कि सर जहाँ पे भी हम एक बार सेट कर सकते हैं कि जो भी पर्सन ऑफेंस कर रहा है तो उसको उतना टाइम पीरियड ना दिया जाए जितना टाइम पीरियड एक कॉमन ट्रेस पासर जो किसी सेटल्ड पोजीशन में है उसको मिलता है। किसी के घर से किसी ने ऑफेंस किया है तो उसको जो नोटिस में टाइम पीरियड देगी नगर पालिका म्यूनसिपालिटी इविक्ट करने के लिए वो 7 डेज 10 डेज का ही दे। और रेदर अगर कोई दूसरा पर्सन है तो आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि ये सही है गलत है तो देयर मस्ट बी क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल एनालिसिस। पर्पस आपका वो देख रहे हैं कि आपके अंदर एक जुडिशियल माइंड है या नहीं, वो जजशिप वाली क्वालिटी है या नहीं। और वो जजशिप वाली क्वालिटी एक दिन में नहीं आ जाती। बहुत से बच्चे फाउंडेशन में बोलते हैं सर इतना हम लोग डेप्थ में क्यों चले जाते हैं, जुडिशियल माइंड जनरेट करने के लिए। जब तक वो जुडिशियल माइंड और जुडिशियल प्रूडेंस आपके अंदर नहीं होगा आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे बहुत लंबे समय तक। क्यों होता है कि बहुत सा बच्चा पहले अटेम्प्ट में जज बन रहा है, बहुत से 4-4 5-5 इंटरव्यू देके हुए बैठे हैं। कहाँ तो कमी होगी? कमी सिर्फ जुडिशियल माइंड और जुडिशियल प्रूडेंस की होती है, वो याद रख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जो बच्चे जनरल में हैं या जो बच्चे आउटसाइडर हैं और कैटेगरी वाले भी इनफैक्ट, क्योंकि 3 टाइम्स कंपटीशन तो सब तरफ ही, इस बार शायद 2.5 गुना ही है, 550 बच्चे पास किए इस बार उन्होंने, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैंडेटरी है। देखिए प्रीलिम्स टेस्ट होता है आपके क्वांट्स का कि भाई आपके अंदर क्वालिटी है या नहीं है, 4 ऑप्शंस में से एक को, बाकी 3 को एलिमिनेट करके। अरे सर प्री का क्या पर्पस होता है? प्री का पर्पस होता है सर बाकी का करो एलिमिनेट और एक का करो सही आंसर। प्री का ये होता है कि इसके अंदर एनालिटिकल थिंकिंग है या नहीं है, ये 4 में से एक को सही कर सकता है नहीं कर सकता। प्री का पर्पस ये है। मेंस का पर्पस है कि जो कंसेप्ट आपके माइंड में है क्या आप उसको लिख सकते हैं। अब इंटरव्यू का क्या पर्पस है? इंटरव्यू का पर्पस है कि जो कंसेप्ट आपके माइंड में है क्या आप उसको बोल सकते हैं। कल को कोई एडवोकेट सुना के चला गया आपको, जो जुडिशियल फ्रेटर्निटी की तो आपने धज्जियां उड़ा दी कि आप उसको 2 शब्द नहीं कह पाए। ऑल दो जज अपने पेन से कहते हैं, लेकिन फिर भी आप एज ए मूक स्पेक्टेटर नहीं बैठ सकते। जहां पे आप जजमेंट दे रहे हैं वहीं पे अगर किसी ने सामने ही विरोध कर दिया तो आप कुछ तो कहेंगे उसको। मान लीजिए क्रॉस आर्ग्यूमेंट चल रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और जज की नहीं सुनी जा रही है उस पूरे केस में, और जज साहब बिल्कुल ऐसे हैं जो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनसे कोर्ट मैनेज नहीं हो रहा है, न उनसे बार मैनेज हो रही है। जज के अंदर एक क्वालिटी होगी, जब मैं बताऊंगा आपको, जज के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, जब मैं क्वालिटी से डिस्कस करूंगा, वो है कि उसको बार और बेंच मैनेज करना आना चाहिए। लास्ट बेंच में 2 आरजेस को निकाल दिया है बनने के बाद, और वो क्यों निकाला है? क्योंकि बार और बेंच के रिलेशंस मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा लिबरल भी नहीं रहना है। कम्युनिकेशन स्किल होनी भी चाहिए, जहां पे दब के रहना वहां दब के भी रहना है, जहां पे बोलना है वहां बोलना भी है। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है ये इंटरव्यू, नॉलेज वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अल्टीमेटली आप कितना सफल होंगे कितना असफल होंगे ये इंटरव्यू डिसाइड करेगा। तो पहली बात तो ये, एक तो ढिंडोरा पीटना बंद कर देना अपने मेंस का। 15 दिन है, 15 दिन बिल्कुल पीस ऑफ माइंड चाहिए, और 15 दिन में सारे लॉस को रिवाइज करो। ये टारगेट करो कि मेरे को हर दिन ऑलमोस्ट सारे लॉस रिवाइज करने इंटरव्यू पर्पज से। मेन प्रोविजन, ऐसा नहीं कि इन डेप्थ पढ़ के उसका कोमा प्रोवाइजो एक्सेप्शन भी पढ़ रहे हैं। प्रीलिम्स में हम ये सब पढ़ते हैं, मेंस में हम सेलेक्टेड पढ़ते हैं, और इंटरव्यू में और भी सिलेक्टेड हो जाता है, जहां सवाल बनता है जहां सवाल नहीं बनता। क्लासेस होंगी इन सब की कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। अपार्ट फ्रॉम उसके अलावा एक भी बार की चीज नहीं पढ़नी। कुछ सब्जेक्ट्स में वन लाइनर्स भी दूंगा, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वन लाइनर्स देना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ना बंद कर दीजिए मेरी तरफ से, तो मैं आपको वन लाइनर्स दूंगा, उससे बाहर नहीं बैठेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अश्योर रहिए, उसके लिए मैं वन लाइनर्स दूंगा, वो पढ़िए बस, क्योंकि ये बहुत वाइड सब्जेक्ट है। एक अपनी एलएलएम मेंशन मत करना, और जिसने मेंशन कर दी है तो एलएलएम को तैयार करना। जिसने अपनी एलएलएम कर ली है वो अपनी भाई जब फॉर्म भरा था उस टाइम उसने एलएलएम में एडमिशन नहीं लिया था, या उसने फॉर्म में एलएलएम भरना भूल गया, वो तो जिक्र मत करना वहां पे एलएलएम करिए। आपसे पूछेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अदर स्टेट्स में क्या होता है, डॉक्यूमेंट अंदर लेके जाने देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बाहर ही आपके डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई होते हैं। वो आपसे पूछते हैं कि मैडम आपने एलएलबी के बाद कुछ किया है नहीं किया। अगर आपने कह दिया एलएलएम किया है तो उनके पास एक कागज होता है सिर्फ इतना सा, कैसे बताऊं मैं आपको,
उनके पास एक कागज होता है, इसमें वो सिर्फ ऐसे टिक करते रहते हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जनरली बात क्या होती है, हम लोगों को ये मेक अश्योर करना पड़ेगा एलएलएम नहीं बोलना। अगर आप चाहते हो कि मेरा इंटरव्यू जो मैं तैयार करूं सवाल उन पे ना जाके एलएलएम पे जाए, अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू एलएलएम पे जाए तो आप एलएलएम के सवाल कीजिए। जैसे बच्चे ने आईपीआर में किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे एलएलएम किया हुआ है, क्रिमिनोलॉजी में एलएलएम किया हुआ है, तो फिर बेटा बहुत खींचने वाले हो तुम एलएलएम में। मैं नहीं बचा पाऊंगा फिर एलएलएम में आपको, क्योंकि एलएलएम ऐसा नहीं एलएलएम वाले सारे फेल हो जाते हैं, बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं, लेकिन फिर वो मेहनत करते हैं एलएलएम के ऊपर। आप ही जाके कहो नहीं सर बहुत टाइम हो गया एलएलएम किया, एलएलएम पे तो ऐसे ही किया था मैंने, तो फिर वो आपके कैजुअल अप्रोच को बताते हैं। मैं भी और भी पर्सनालिटी की बात करूंगा, ठीक है ना। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्या क्या करना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कांच में देख के बोलिए, कांच में देखिए, कुछ कुछ सवालों के जवाब तैयार करना स्टार्ट कीजिए, कुछ कुछ सवालों के जवाब तैयार करना स्टार्ट कीजिए। अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अगर कोई गैप है आपके एग्जाम में उसको कांच के सामने बोलना स्टार्ट कीजिए। आप तैयार कीजिए, आप तैयार कीजिए जो न्यू लॉज आए हैं, जितने भी नए लॉज आए इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इनको पूरा ब्रीफली बताइए कि 10 15 15 20 ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत इंपैक्टफुल हैं। ऐसा नहीं जाके बोल रहे हो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं सर, इलेक्ट्रॉनिक एडमिशबल अब उनको एक अलग से लिखा है सर, सर्च का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो सकती है अब मैंडेटरी है। अरे ये सब फालतू रीजंस हैं। मेन रीजंस बताइए, पुलिस रिमांड है, चार्जशीट की टाइमिंग फिक्स कर दी है, सैंक्शन दे दिया है सर पब्लिक सर्वेंट को अब 120 डेज के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट है इसी पॉइंट के ऊपर। तो आपको वो सब चीजें बोलनी है जो कि बहुत यूजफुल है। अब हर कुछ नहीं बोलना है इंटरव्यू में। इंटरव्यू का रूल नंबर 1 ये होता है, इंटरव्यू का एक ही रूल है, जितना कम बोलोगे उतना सेफ रहोगे, उतना सिलेक्ट होगे। लेट हिम मास्क। तुमसे इंटरव्यू में पूछा बेटा क्या करते हो, सर प्रैक्टिस करता हूं, बस चुप। जो प्रिपेयर्ड नहीं होता, जो अनप्रिपेयर्ड जाता है एग्जाम के अंदर, वो उसकी क्या आदत होगी, सर प्रैक्टिस करता हूँ, क्रिमिनोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि वो रट के आया है सब चीजों को। बात समझ में आ रही है? आपको सिर्फ इतना बोलना सर प्रैक्टिस करता हूँ। लेट हिम मास्क। पूछो कहाँ करते हो, सर जयपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में करता हूँ, दौसा बांदी कोई जहाँ पे भी आप करते हो, गंगानगर हनुमानगढ़ जहां से भी आप हो, सो एंड सो फोर। इतना बोलिए और चुप हो जाइए, ज्यादा नहीं बोलना है। आप ज्यादा बोलोगे ज्यादा फंसोगे, जितना कहोगे जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे, ये बात याद रखिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम इंटरव्यू को लीड करें, इंटरव्यू हमें लीड ना करे। जैसा आपने पूछा कहाँ प्रैक्टिस करते हो, जयपुर, अच्छा आपने जयपुर बोल दिया, उनको पूछने दो, उनको आपसे पूछेंगे, वो असर्टेन करेंगे कि आप वाकई में प्रैक्टिस करते हो नहीं करते। वो पूछेंगे हु इज द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, पूछेंगे आपसे, आपको नाम बताना है। आप पूछेंगे हु इज द सीजीएम ऑफ योर कोर्ट, सीजीएम तो एक ही होता है ना, अरे एसीजीएम बहुत सारे हो सकते हैं, सीजीएम तो एक ही है अपना। हु इज द सीजीएम ऑफ योर कोर्ट, कितनी एमसीडी कोर्ट कितनी है। अब मैं कब से बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जो बच्चे मुझे अर्लियर फॉलो कर रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो बच्चे अभी जो पास आउट ही हुए हैं, वो तो मैं कोडिंग उनका आंसर प्रिपेयर करवाऊंगा। जो पहले पास आउट हुए प्रैक्टिस नहीं, उनका भी आंसर प्रिपेयर करवाऊंगा। लेकिन ये इंटरव्यू में 50 सीट ही है और उससे ज्यादा मैं रखूंगा भी नहीं। आगे देखिए सर, तो न्यू लॉज के आंसर ब्रीफली तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। न्यू लॉज के लिए मैं आपको अलग से नोट्स दूंगा जो मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाए थे। हम लोगों से पूछा गया था, आई वॉज इन पैनल, कि जो नए लॉज आए उनके ऊपर एक वो कीजिए, विवेचना किसको हम कहते हैं हिंदी में, इनके ऊपर कमेंट करना था मैं ब्रीफली कि वेदर दे आर इन कॉन्ट्राविक्शन ऑफ सम अदर लॉज और नॉट, जो कि सेंटर प्रिवेल करते थे। इसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल है बनाया हुआ। आर्टिकल मतलब 3 पेज का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प। वो आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर पूछेंगे भी नहीं। अब ऐसे नहीं पूछने वाले कि बताइए डीमिने और 280 में दिया हुआ है तो नए वाले में कहाँ पे है, ऐसा सवाल वो भी नहीं पूछेंगे क्योंकि उनको भी नहीं पता। बहुत प्रैक्टिकली और रीजनेबली चलने वाला है। ऐसा नहीं पूछेंगे कि डिमिनर वहां दिया हुआ है तो बताइए वहां कहाँ है, ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। तो आप बच्चा लगाए पूरा नया बैरेक्ट पढ़ रहे हैं छापने, वो 3 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ लीजिए बस। आपसे पूछते हैं कोई चीज, मेन प्रोविजन पढ़ लीजिए, एफआईआर कहाँ पे उधर, कॉग्निजेंस कहाँ पे उधर, चार्ज फ्रेमिंग कहाँ दिया हुआ उधर, ट्रायल कहाँ दिया हुआ उधर,
मेन 10-15 प्रोविजंस पढ़िए बस नए वाले के, उसके जो इक्विवेलेंट प्रोविजंस है वो पढ़िए, सारे नहीं पढ़ने, ठीक है। मैं अगला पर्पस बताता हूं। एक पर्पस है जिसमें बहुत सारे कम बच्चे फिट हो पाते हैं, आउटसाइडर के लिए पॉइंट है ये इनसाइडर के लिए नहीं है सर। मैं बाहर जो बच्चे आए मैं उनके लिए पॉइंट बताता हूं। देखिए, एक जो चीज है वो है कल्चरल फिट। क्या आप कल्चर में फिट हो पाओगे? जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि कहाँ से आए हो सर, कि सर मैं तो सर मैं दिल्ली से, उत्तराखंड से, एमपी से, यूपी से, जहाँ से भी आप हैं। पूछा सर राजस्थान में तो बेटा यहाँ क्यों ना चाहते हो, यहाँ तो बहुत दिक्कत है, आपको जैसे बाड़मेर लगा दिया तो पानी नहीं आ रहा 2 दिन तक 3 दिन तक, कैसे मैनेज करोगे? बेटा जैसलमेर में तो बेटा पानी की बहुत दिक्कत है, समस्या है बहुत, कैसे मैनेज करोगे? यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, कोई ढानी नहीं है, कैसे मैनेज करोगे? हाउ विल यू मैनेज? उनका पर्पस ये नहीं है कि डेरोगेट करना राजस्थान को, उनका पर्पस है दैट यू आर कल्चरली फिट और नॉट। क्या आंसर देना पड़ेगा यहाँ पे बोलना पड़ेगा सर राजस्थान के लोगों ने सिखाया है दुनिया को कि कैसे छोटे थोड़े से पानी में भी काम चलाया जा सकता है। जैसे उन लोगों ने अडॉप्ट किया है इस चीज को, मैं भी इस चीज को अडॉप्ट कर लूंगा यहाँ पे आके। बताइए कि मैं कल्चरली फिट हूं यहाँ के लिए? अरे सर सिलेक्शन चाहिए बाई हुक और क्रुक, नहीं मतलब है मैं। प्री की मेहनत, मेंस की मेहनत और जीवन के तमाम सपने टिके हुए इस एग्जाम पे। 15-20 दिन तुम भूल जाओ खुद को, और हो पाएगा तो ही कर पाओगे। वो पागलपन, वो जुनून होना चाहिए बनने का। कल्चरल फिट, कल्चर के ऊपर कुछ भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा कहाँ गए थे एग्जाम देने? सर जयपुर आया था। सर कहाँ गए थे एग्जाम देने? जोधपुर गया था। अच्छा जोधपुर गए थे बेटा, कहीं घूमे? कि नहीं सर घुमा तो कहीं नहीं, बस एग्जाम देके निकल गया। कितना रॉन्ग रॉन्ग इंप्रेशन है। रॉन्ग है नहीं है? क्या मतलब के लिए आया मतलब राजस्थान? नहीं नहीं सर, आप बोलिए सर राजस्थान रुका मैं एग्जाम के 2-3 दिन तक, मैं घूमा, फिर गया मैं, क्योंकि मैंने बचपन से राजस्थान का सुना बहुत था। तो पूछें कहाँ कहाँ गए? सर मेहरानगढ़ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं ओसिया गया, जोधपुर में, ओसिया में जो माता जी का मंदिर है वहां पे भी दर्शन किए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें होती है, ये सब माइन्यूट चीजें जो आपके इंटरव्यू की पूरी दशा बदल सकता है अगर थोड़ी सी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया तो। और कोई बच्चा बोले नहीं नहीं सर बस आया था सर एग्जाम देके निकल, सर घूमा तो मैं कहीं नहीं हूँ। मतलब फिर आया क्यों भाई? वहीं से बैठे थे, बैठे बैठे एग्जाम दे लेता, फिर आया क्यों राजस्थान में? तो पर्पस ऑफ इंटरव्यू का ये भी है कि तुम कल्चरली फिट हो या नहीं हो इस एग्जाम के लिए। मैम साइलेंट कर लो उसको। दिस इज ऑल्सो ए रिलेवेंट क्वेश्चन। तुम कल्चर अकॉर्डिंग फिट हो या नहीं? तुम फिट हो तो फिट हो। एक और, इंटरव्यू में बहुत सारे लोग अपने फॉर्म जब भरते हैं तो बहुत सारा एक्सपीरियंस लगा देते हैं। उनके पास फॉर्म तो होता ही ना आपका, भाई कोई सर्विस में है, किसी ने लिख दिया कि सर सर्विस कर रहा हूं मैं, फॉर्म में लिख दिया, फॉर्म भरते हो तो आरजेस का। फोन 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 दीजिए एक बार उनका, मैडम फोन दो एक बार, वो जस्ट ए सेकंड। नहीं नहीं किसी और का बच्चे का फोन नहीं ले रहा हूँ, ये मेरा ही फोन है जो मैम के पास है। बच्चे से नहीं समझ रहे किसी पे सर किसी का फोन छीन रहे। कौन फोन कर रहा है? ठीक है, तो हमें ये भी देखना है। देखिए वो आपका जो एक्सपीरियंस है उसका क्लेरिफिकेशन भी तभी हो पाता है जब वो इंटरव्यू में जाते हो। जैसे कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं लॉ ऑफिसर लगा हुआ हूँ कहीं किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो क्या हाईकोर्ट जज के पास उस डिपार्टमेंट के केसेस की अपील नहीं आती होगी? आती होगी। क्या हाईकोर्ट जज ने उस अपील पे काम नहीं किया होगा? किया होगा। तो वो 2 मिनट में पकड़ लेंगे, हाँ भाई तू उस डिपार्टमेंट में काम भी करता है, ऐसे ही गोलमोल ही तेरा काम। तो आप जो फॉर्म में एक्सपीरियंस भरते हो, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर हम जॉब करते हैं हमारा तो पक्का ही होगा। जैसे बैंक में कोई लॉ ऑफिसर है तो याद रखना सरफेसी पूछेंगे, कॉपी पोसा पूछेंगे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पूछेंगे, क्योंकि इन्हीं की तो अपील हाईकोर्ट जा रही है अल्टीमेटली। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बस मैंने तो जॉब लिखा था और मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, जो इंटरव्यू में मेरी जॉब है,
तो बेटा फिर तुम गलत तरीके से फंसने वाले हो, अगर तुम तैयारी नहीं कर रहे हो उस अकॉर्डिंग। तो अगर आप उस इस तरह की तैयारी नहीं कर रहे हो तो फंसोगे। सबसे ब्राइट अपॉर्चुनिटी जो होती है उन बच्चों के लिए जो 2024 में ही पास आउट हुए हैं, क्योंकि एग्जाम कब हुए इनके, मई जून में एग्जाम होंगे सेमेस्टर के, हैंड टू हैंड 15-20 दिन में रिजल्ट निकाल के। अभी बस 15-20 दिन का टाइम ही तो मिला है, इनको कोई रिस्क नहीं है। इनको क्या पूछेंगे, प्रैक्टिस पूछेंगे तो कह देंगे इनको भी, लेकिन ये नहीं बोलना कि सर मैं तैयारी कर रही हूँ, प्रैक्टिस तो बोलना ही पड़ेगा समहाउ। वो अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट आंसर प्रिपेयर करवाऊंगा मैं। आगे चलिए, आगे चलिए प्लीज। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया सर, वी हैव डिस्कस द पर्पस, कि क्या पर्पस है। दूसरा, व्हाट नॉट टू डू इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात ये समझिए, इंटरव्यू में हमें क्या नहीं करना वो समझिए। देखिए, इंटरव्यू में हमें लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं जाना है। अगर आपको पता है कि एलएम है तो प्रिपेयर होके जाइए। पहला पॉइंट क्या है सर, आपको लैक ऑफ प्रिपरेशन नहीं होना है इंटरव्यू के अंदर। इफ यू नो यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर समथिंग, उसका नाम मत लो। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज के लिए तो सर नाम ही मत लीजिए फिर उसका दूर दूर तक। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है 5-6 साल हो गए उसको पास आउट हुआ है, आज बोलता है सर मैं प्रैक्टिस करी नहीं सर कभी मैंने। अब इंटरव्यू में पूछेंगे प्रैक्टिस, वो नहीं बोलेगा तो भी फंसेगा और बोलेगा तो भी फंसेगा, क्योंकि 5-6 साल अगर वो ये बोले कि सर मैंने 5-6 साल सिर्फ तैयारी करी है, अगर क्या बोलेगा 5-6 साल सिर्फ मैंने तैयारी करी है, तो बेटा फिर ये 2024 वाला बच्चा तेरे से लाख गुना अच्छा है। तो 5-6 साल की तैयारी करने के बाद इंटरव्यू में पहुंचा है और ये 2024 वाला बच्चा आ गया। सो देयर मस्ट बी सम प्लॉजिबल ग्राउंड्स जो आपको उठाने हैं, वहां पे आपको बहुत प्लॉजिबल बात रेज करनी पड़ेगी। इंटरव्यू का मेन पर्पज ये होता है कि इंटरव्यू का जो आपको नहीं बोलना है, पहली बात तो लैक ऑफ प्रिपरेशन आपको नहीं जाना है, और सवाल जो आएंगे वो आप जो बोलेंगे ना अंदर उसी से आएंगे, इसलिए मुंह बंद रखिए। जितना कम बोलेंगे, जितना सेंसिबल रहेंगे, उतने अच्छे से आपका इंटरव्यू चला जाएगा। जितना पूछा जाए उतना बोलिए, जैसे इसको वही लोग पसंद आते हैं। ज्यादा टॉकटिव लोग उनको नहीं पसंद है, बहुत बात करने वाले। जो लोग बहुत बात करते हैं मेरे से फोन पे कि सर एडमिशन लेना, मैं उनको मना भी कर देता हूँ, मैं नहीं दूंगा मैडम एडमिशन, या मैं नहीं दूंगा सर आपको एडमिशन। मुझे ज्यादा फोन पे बात करने वाले लोग नहीं पसंद, और तुम बहुत बात करते हो मेरे को नहीं पसंद। ठीक है, क्योंकि जब आप क्या होता है ना, जब आप अनलिमिटेड बिना, जब आप ज्यादा बोलते हैं ना, तो आप आधी बातें तो गलत ही बोलेंगे, और वो आप ऐसी बात बोलेंगे जो सामने वाला पकड़ के आपको घसीटेगा। क्योंकि हर आदमी अपना ईगो जस्टिफाई करने बैठा है अंदर इंटरव्यू में। हर आदमी क्या बैठा है, ईगो जस्टिफाई करने। ये सबका अपना एक वो रहता है कि मेरे सवाल का जवाब इसको नहीं आना चाहिए। समझ में ही बात, अभी मेरी किसी बात पे ये अटके और इसको मैं टांग खींचूं, सबको ये चाहिए। आप मेरी बात को कैसे भी ले, बुरा माने किसी अच्छा माने, मुझे नहीं पता, लेकिन हर आदमी को क्या चाहिए कि वो अपना ईगो जस्टिफाई करे, इस चीज को प्रोटेक्ट करके रखे। हमें ये नहीं करना है वहां इंटरव्यू में। हमें इंटरव्यू में ये मेक श्योर करना है कि हम कितना कम बोलेंगे, जितना पूछेंगे उतना जवाब देंगे। क्या करते हो, प्रैक्टिस करता हूं, ये भी नहीं बताओ कहां करते हो। दूसरी बात, कोई भी सवाल आपसे पूछ रहे हैं तो उसकी आपको अगर अगर आपको उसकी इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग है उस सवाल की, भाई आपको नहीं पता वो सवाल क्या पूछे जा रहा है, तो प्लीज उस पर बोल दीजिए पार्डन सर। पार्डन सर बोलिए और बोलिए सॉरी सर। ये नहीं बोला सर सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल। यू डोंट शो दिस ओवर स्मार्ट टू एनीवन। उनको ये पता है कि तेरे को याद होता तो तू 10 बार बोल देता। ये जो वो बच्चे बोलते हैं ना और स्मार्ट में, सर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, सर टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी, सर सर आई फॉरगेट, आई बेग योर पार्डन, आई फॉरगेट दिस पॉइंट। ये सब उनको पता है तुम ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बोलो सॉरी। क्या बोलना है, सिंपल, सॉरी सर।
सैल्यूटेशन, बहुत से बच्चों का सवाल था सर सैल्यूटेशन क्या होना चाहिए, क्या देंगे सैल्यूटेशन, बताइए मुझे। सैल्यूटेशन में क्या, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सैल्यूटेशन का मतलब, सैल्यूटेशन का मतलब होता है किस नाम से आप इंटरव्यू में उनको एड्रेस करेंगे। आप बोलेंगे लॉर्डशिप, क्या बोलेंगे, लॉर्डशिप, क्योंकि वो हाई कोर्ट जज हैं, ऑल तो वो डायस पे नहीं है बट ऑलवेज से देम लॉर्डशिप, अच्छा लगता है उन्हें। बाकी बच्चे आ रहे हैं सर सर बोल रहे हैं और तुम बोल रहे हो लॉर्डशिप, और कोई फीमेल जज है तो लेडीशिप, ठीक है। फीमेल वैसे है नहीं टॉप 7 में कोई भी, मैम सही कह रहे हैं, लेकिन लॉर्डशिप ही बोलना है, एड्रेस देम एज ए लॉर्डशिप। क्योंकि देखिए जब आप हाईकोर्ट जज बन जाएंगे कभी, तो लॉर्डशिप सुनने में अच्छा लगता है, और वो भी जब आप एडवोकेट कोटे से बने। तो जितने भी 7 जजेस हैं मेनली, इनिशियली जो 2 to 7 जजेस हैं, वो उसमें ऑलमोस्ट जजेस प्रैक्टिस से ही है, 2-3 जजेस जो हैं वो सर्विस से गए हैं, तो कॉल देम लॉर्डशिप, अनलेस वो मना ना करें, लेकिन आपका क्या रहेगा, लॉर्डशिप ही रहेगा, ठीक है। सैल्यूटेशन मैंने आपको बता दिया, इनएडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, आता है ठीक है, नहीं आता। थर्ड पॉइंट, एक बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं हो जाना वहां इंटरव्यू में, ठीक है ना। वो आपके यार दोस्त परिचित नहीं कि नेसेसरी हंस रहे हैं, आप आपसे पूछ रहे वहां आप तो घूम के आइए मैडम, जाके उन्होंने आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए, आपका सेट मुंह उतरा हुआ था, 2 बात उन्होंने अपने मुंह से बोल दी कि मैडम आप घूम के आइए, आमेर बहुत अच्छी जगह है जयपुर में, एंड यू आर वेरी हैप्पी, नहीं नहीं सर आमेर तो मैं गई हूँ पेरेंट्स के साथ में। ज्यादा ओवरली कैजुअल नहीं हो जाना है, चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए हल्की सी, लाइट, बिल्कुल, अगर कोई हंसने की बात है तो, आगे हंसने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि आप अपना बिहेवियर कैसा रखेंगे, आप अपना देखिए, आदमी जैसा होता है ना, 5 मिनट लगते हैं असली असली रूप में लाने में आदमी को, 5 से 10 मिनट, और आरजेस का इंटरव्यू 5-10 मिनट का नहीं चल होता है, तो आप बन नहीं सकते पर्सनालिटी जो है ना, 20 मिनट 25 मिनट 30-30 मिनट तक इंटरव्यू होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, आप बन नहीं सकते हो, और बच भी नहीं सकते हो, ना बच सकते हो ना बन सकते हो। अभी मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बनाइए सब सब आदत, और स्मार्टनेस मत दिखाना, क्या मत दिखाना, अपनी और स्मार्टनेस, कि आप कितने स्मार्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल और स्मार्टनेस मत दिखाना, 2 मिनट में पकड़ लेंगे, पूरा इंटरव्यू खराब कर देंगे। आपको ऑनेस्टी जो आंसर लगता है आप वो बोल दीजिए, वैसे दुनिया में कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होता कि 5 साल से प्रैक्टिस भी नहीं कर रही है, तैयारी कर रहे हैं, तो सर मैं तो ऑनेस्टी वही बोलूंगा, बेटा फेल हो गए फिर। किसी को नहीं पसंद 5 साल की तैयारी में आप बच्चे इंटरव्यू तक आए, हाँ समझ में आ रही है। ऑनेस्टी में और मूर्खता में बहुत पतला ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है आरजेस के इंटरव्यूज में, इतना इतना सा अंतर है बस, उसका ध्यान रखना पड़ेगा और आंसर प्रिपेयर करवाने पड़ेंगे आप लोगों के। नेक्स्ट 15 डेज पढ़ाई करो, और जैसा बताया जा रहा है वैसे उतना पढ़ो, ठीक है। लॉस को थोरोली रट्टा मार लो, उनके सामने बैरेक पड़े होते हैं, कोई भी बैरेक उठाते हैं और उठा के सीधे सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। हाईकोर्ट जज को भी इतने लॉस नहीं पता होते, टिप्स पे थोड़ी होते हैं उनकी हर चीज, जो जुडिशियल एस्पिरेंट के होते हैं कि उनके टिप्स लो पे, मेन मेन प्रोविजन जो उनके कोर्ट में चलता है वो तो हमसे भी बेहतरीन जानते होंगे, लेकिन ऐसे भाई ये सेक्शन नंबर क्या है, वो सेक्शन नंबर क्या है, उनको भी नहीं पता होता ना, तो वो जनरली उठा लेते हैं डायरेक्ट, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं कि डायरेक्ट कोई सेक्शन नंबर नहीं याद आ रहा है, लेकिन एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट से वो एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज आपको पता होगी। बात समझ में आई, समझे वो बात। तो कुछ भी डायरेक्ट में कुछ भी उठा के कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो भी वही पूछेंगे जो कि यूज होता है, ऐसा नहीं कि किसी सीआरपीसी का आपसे उठा के कुछ भी सवाल पूछ लिया, बताइए 329 क्या है सीआरपीसी का, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ लेकिन 323 तो पूछ सकते हैं, 325 ही पूछ सकते हैं, 324 पूछ सकते हैं, 321 पूछ सकते हैं, 320 पूछ सकते हैं, 319 पूछ सकते हैं,
ये तो सारे वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको, जैसे मान लीजिए उन्होंने बैलेट खोला 329 निकल गया, उन्होंने एक पन्ना पीछे किया, मिला 325, चलो बताओ 325 क्या है सीआरपीसी। इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई पन्ना उठा के सवाल पूछ लिया, वो भी देखते हैं आसपास का कोई चीज हो जो कि रिलेवेंट हो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया? एक आपको बायसनेस नहीं दिखानी है। क्या नहीं दिखानी है? बायसनेस। बायसनेस का मतलब क्या होता है? भैया जो भी आपका पॉलिटिकल ओपिनियन है, जैसे पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है नहीं, मान लीजिए कोई एमपी का बच्चा आया इंटरव्यू देने, ये बुलडोजर की स्टार्टिंग एमपी से हुई थी, एमपी और यूपी मेनली, बताइए बुलडोजर की कार्रवाई ठीक है नहीं है? और ऑल्दो आपके जो पॉलिटिकल थॉट्स होंगे वो बायस होंगे टुवर्ड एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वहां पे आपको बायसनेस नहीं दिखानी है। क्या नहीं दिखानी है? आपको अपनी पर्टिकुलर किसी के प्रति बायस नहीं दिखानी है, ना तो बाय 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 द वे ऑफ रिलीजन, नहीं बाय वे ऑफ द कास्ट और क्रीड और समथिंग। ठीक है, आप बायस नहीं हो सकते इंटरव्यू के टाइम पे। एंड दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल क्लास दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, आगे और पॉइंट देखिए। एक अपने एक्सपीरियंस को, जो आपको नहीं करना है, एक अपने एक्सपीरियंस को मिस रिप्रेजेंट मत कीजिए। क्या मत कीजिए? अपने एक्सपीरियंस को मिस रिप्रेजेंट मत कीजिए, जब तक कि प्रिपेयर्ड ना हो अच्छे से, तब तक कि आप क्या ना हो, प्रिपेयर्ड। अभी बहुत से बच्चे मेरे को बोलते हैं सर प्रैक्टिस नहीं करी आज तक। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं करी प्रैक्टिस कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा प्रैक्टिस। बोले सर सर कैसे सिखाएंगे? तैयारी करी ना जुडिशरी की, बेल के प्रोविजन पता ही है, कहाँ कौन सी बेल लगती है, कहाँ कौन सी बेल लगती है। बेल्स के 4 ग्राउंड्स याद कर ले, किन किन ग्राउंड्स पे बेल दी जाती है, क्या क्या कंसिडरेशन होते हैं बेल के, वो देख ले। कौन सी बेल कहाँ पे, कौन सा ऑफेंस कौन सा है, वकालतनामा कितने रुपए का लगता है। कुछ बेसिक सवाल है जो प्रिपेयर करवाने पड़ते हैं। आपने बोला सर मैं बेल की वकालत करता हूँ, तो बेल में तो आपसे क्या पूछ लेंगे कि कहाँ लगती है 438 एंटीसिपेटरी, कहाँ लगेगी, क्या पूछेंगे? अच्छा वकालत करते हो, चलो बताओ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कौन है। और जो नहीं करके गया होगा ना, जो झूठ बोल रहा होगा, अरे नकल में भी अक्ल चाहिए, वैसे ही अगर आपको थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंट करना है खुद को, उसमें भी आपको क्या चाहिए? आप ये क्यों कहते हैं सर मैं 307 के मैटर डील करता हूं कोर्ट में, सर मैं अटेम्प्ट टू मर्डर के मैटर देखता हूं कोर्ट के अंदर, तो फिर तो फंसोगे ना। भाई जमानत के मैटर देखता हूं सर, अगर कोई बोलता है नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट के मैटर देखता हूं, एनआई के मैटर में देखता हूं, तो फिर एनआई थोरोली आना चाहिए। थोरोली मतलब क्रिस्टल क्लियर एनआई आना चाहिए आपको। फिर आर पार मतलब कोई ऐसे देखे ना तो उसमें से हाँ सर हर चीज, हर रे पास हो जाए, हर सूरज की किरण निकल जाए, इतना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। पूछ लिया आपसे, अच्छा बेटा बेल के ऊपर अभी एक ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर नोटिस फॉलो नहीं हुआ 41A का सीआरपीसी के अंदर, देन द अक्यूज शैल बी ग्रांटेड बेल। नाम बताओ बेल का क्या है, क्या है उस जजमेंट का नाम बताइए। आप बेल की वकालत करते हैं ना, तो बताइए क्या है उस जजमेंट का नाम। तो 2 मिनट पता लग जाता है कि वो वकालत करते नहीं करते। सत्येंद्र कुमार अंतिल, नोटिस मैंडेटरी है, नोटिस नहीं सर्व किया तो बेल एंटाइटल्ड होगा। तो ये सब चीजों की तैयारी बेटा हम लोग करवाते हैं। तो आप हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल ध्यान देना ही हमारा टारगेट है, इसलिए सीट 50 है। चलिए, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या नहीं करना है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए कि क्या क्या क्वालिटी होती है एक जज के अंदर। आई होप आप लोग लिख भी रहे होंगे इन सब चीजों को, क्योंकि ये चीज पूछी भी जाएगी आपसे कि क्या क्या क्वालिटीज है जजेस की। तो सर सबसे पहली बात, अमित पानी बोतल देना, और अमित ले भी आना यार। जजेस की क्वालिटी क्या क्या होती है? पहली बात तो ये कि उसके अंदर एक इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इम्पार्शियलिटी, जिसको हम लोग पारदर्शिता बोलते हैं। ही शुड बी इम्पार्शियल, इम्पार्शियल टू द कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब चीजों से वो क्या होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, उसको नॉलेज ऑफ लॉ होनी चाहिए, और वो रिसेंट अपडेट्स में भी वो अपडेटेड रहे कि रिसेंटली क्या चीज अपडेट हुई है, रिसेंटली क्या चीज में नया अमेंडमेंट आया है,
उसको उसका भी ज्ञान होना चाहिए प्रॉपर। अपार्ट फ्रॉम इट ही शुड नॉट बी ओवर एंथुसियास्टिक। ओवर एंथुसियास्टिक का मतलब क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं होना चाहिए। अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा ओवर एंथुसियास्टिक ही बोलना, उतावलापन मत बोलना। उतावलापन इज नॉट ए वेरी गुड वर्ड बिफोर हॉनरेबल जजेस। ही शुड नॉट बी ओवर एंथुसियास्टिक, he should not be over enthusiastic। क्या होता है इसका मतलब कि सर मान लीजिए आप एक जज बने नए नए, आपने पूरी रात फाइलें पढ़ी और आपको एक स्टोरी बहुत उसकी छू के चली गई, आपको लगा कि नहीं यार कल इसका ट्रायल दूंगा और क्या एविडेंस है, और आपने भी वकालत करी थी, आपको भी एक्सपीरियंस था रिलेवेंट, तो आपने ये डिसाइड किया कि अगर ये एविडेंस आ जाए अगर, तो विक्टिम को जस्टिस मिल जाएगा। आपने 5 तारीख वेट किया, 5 डेट होगी, हियरिंग होगी, लेकिन वो एविडेंस नहीं आ पा रहा है और ना आप बोल सकते हो और नहीं आप अपना 165 की पावर इन्वोक कर रहे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि 165 की पावर एविडेंस के आप मिडिल एग्जामिनेशन में इन्वोक नहीं कर सकते। जब एग्जामिनेशन फिनिश हो जाएगा तभी आप 165 की पावर को यूज करेंगे। मैं जजमेंट्स लिखवा दूंगा अगर आपको, इफ यू वांट जजमेंट ऑन द सेम पॉइंट आई विल गिव यू द 5-6 जजमेंट ऑन द सेम पॉइंट। आप न तो बीच में 165 का सवाल पूछ सकते हो, अब क्या करें, लेकिन एक दिन सर वो एविडेंस आ गया और आप हो गए बहुत खुश, तो मतलब ना तो जज बहुत ज्यादा खुश होता है, नहीं बहुत ज्यादा दुखी, उसके चेहरे पे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। ये हमेशा याद रखिए, जज शुड नॉट बी ओवर एंथुसियास्टिक। बहुत उतावलापन नहीं होता जज के अंदर, ठीक है। जज के अंदर एक अडेप्टेबिलिटी होती है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब उसके अंदर अनुकूलता होती है, वो किसी भी चीज के लिए अनुकूल हो जाता है, अनुकूलता होती है उसके अंदर, अडेप्टेबिलिटी होती है। जैसे आज सिविल कोर्ट में लगाया है, कल को जेएम की कोर्ट में लगा दिया, खुद को अडॉप्ट करना आता है। जैसे आज पुराने लॉज पढ़ रहा था, अब आज एकदम से नए लॉज भी पढ़ने, तो वो भी पढ़ेगा। तो आप अडॉप्ट कर सकते हो, आपके अंदर वो अडेप्टेबिलिटी है सर्टेन लेवल की, अडेप्टेबिलिटी है, तो ये आपकी क्वालिटी है, ठीक है। आपके अंदर एक एम्पैथी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एम्पैथी, एक सहानुभूति भी होनी चाहिए। देखिए जजेस का काम ही ये नहीं है कि ऑल टाइम बस रिग्रेस ही रहना है। आप जब तक एक विक्टिम के उस पेन को नहीं समझते तब तक आप जस्टिस के लिए उतना डेडिकेशन नहीं दिखा पाते। आप सिर्फ देखिए, पहली बात तो ये कोई पोस्ट वो नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि जज क्यों बनना चाहते हो। बाद वाले जो बच्चे आएंगे अभी उनसे पूछेंगे कि राइस में क्यों जज बनना है, या फिर कोई बच्चा एलएलएम अच्छा होगा, पीएचडी किया होगा, तो उससे पूछेंगे कि जज क्यों बनना चाहते हो, कि सर जज इसलिए बनना चाहते हैं कि सोसाइटी में, अरे सोसाइटी के लिए बहुत काम कर सकते हो बेटा, सोसाइटी में नहीं, सोसाइटी के लिए तुम वकालत करो ना। सबसे अच्छा आप जस्टिस कहाँ दिला रहे हो? वकालत में दिला रहे हो। जजशिप के तो फिर भी हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन वकालत में तो आप 10 काम करके किसी भी गरीब को न्याय दो। तो सोसाइटी के लिए करना चाहता, सोसाइटी के लिए नहीं होता है। ये सब फालतू आंसर्स हैं, ये मत बोलना। सारे बच्चे एक ही आंसर बोलेंगे तो फिर तुम्हें क्यों लेंगे? तुम क्यों अलग हो दूसरे से, ये तो बताओ। अरे तुमको भी सोसाइटी के लिए करना है, तुमको भी नेशन को सर्व करना है, नेशन को सर्व करना है, आर्मी में जाओ। जजशिप तुम्हारे लिए नहीं है बनी है, तो क्या आंसर आप बनाएंगे उस चीज का? बताइए मुझे, बताइए। जज क्यों बनना चाहते हो बेटा? क्या कैपेबिलिटीज है आपके अंदर? अब जो जजेस की क्वालिटीज है उसी को अपने इस इंट्रोडक्शन में इनकलकेट करो। आप बोलो कि सर मैं बहुत इम्पार्शियल हूं, ठीक है, आई एम वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड माई सेल्फ। और के सर आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई कंट्री नहीं होगा यहाँ पे, आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। बहुत सारी चीजें होती है, आंसर हर सब बच्चे का अलग अलग प्रिपेयर होता है। जज बन वो पूछ लेंगे आपसे कि एडवोकेट बन के भी तो हो सकता है। कभी भी एडवोकेट प्रोफेशन की बुराई मत करना वहां पे, ठीक है ना। आपको हमेशा बोलना है सर, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो आपको हमेशा बोलना है सर द प्रैक्टिस द लिटिगेशन ऑल्दो इज वेरी गुड, आई कंसिडर इट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आफ्टर द लॉ ग्रेजुएट्स कैन डू, बट सर इन माई यंग एज आई कैन एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ। इन दिस यंग एज, क्या बोलोगे? इन दिस यंग एज आई कैन एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ, ठीक है।
एडवोकेसी की बुराई मत कर देना। और कोई आपसे पूछेंगे कि प्रैक्टिस क्यों नहीं की, तो ये मत बोल देना कि सर प्रैक्टिस लेने की क्योंकि सर घर में कोई था नहीं, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। ये वो सब फालतू बात मत कर देना प्लीज, फेल हो जाएंगे। हमको मेरी बात बुरी लग सकती है, लगे तो मैं फेल हो जाओगे साहब, ये फालतू बात मत करना। वो बेचारा वो एक एडवोकेट से हाईकोर्ट जज बन गया, और तुम उसके सामने उसी के प्रोफेशन की बुराई करोगे, तो तुमको प्यार सम्मान तो नहीं देगा ना। तो आपको रेस्पेक्टेड, प्यार और सम्मान चाहिए, तो सर उसके लिए तो आपको क्या बनना पड़ेगा, एडवोकेट। तभी तो वो आपसे वो कनेक्ट कर पाएगा। मैं क्यों बोलता हूँ बच्चों को कि बेटा प्रैक्टिस शुरू करो, प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा आपसे। इंटरव्यू में प्रैक्टिस मैंडेटरी हो जाती है। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगले पॉइंट्स में अगर आप देखें, वो जो है ना अपना, and they are doing voluntarily. So अब मैं आपसे बात करूंगा इस पॉइंट के रिगार्डिंग में। क्वालिटीज की हम बात कर रहे थे, तो क्वालिटीज में क्या क्या हो सकती है सर, इम्पार्शियलिटी हो सकती है, इंटीग्रिटी हो सकती है, नॉलेज ऑफ लॉ हो सकता है, शुड नॉट बी ओवर एंथुसियास्टिक हो सकता है, पेशेंस हो सकता है, एडेप्टेबिलिटी हो सकती है, एम्पैथी हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है। ठीक है ना सर, ये सारी जजेस की क्वालिटीज होती है। ठीक है, क्वालिटी की बात कर ली, तो हम बात करते हैं कि आप अपना इंटरव्यू लीड कैसे करोगे, कि आप अपना इंटरव्यू लीड कैसे करेंगे। क्या कैसे करना है, आपको अपना इंटरव्यू लीड कैसे करना है। ठीक है, लीड करने के लिए इंटरव्यू का एक बेसिक सा फंडा है, कम बोलो, एक हम्बलनेस और पोलाइटनेस अपने व्यवहार में लेके आओ। 15 दिन गुस्सा नहीं करेंगे, 15 दिन बहुत प्यार से बात करेंगे सबसे, 15 दिन बिल्कुल शांत रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है। कि नेक्स्ट 15 डेज आप जितने कूल काम और कंपोज पूरी जिंदगी में नहीं रहे, अभी रहोगे। 21 दिन में हैबिट बदल जाती है लोगों की। पता नहीं आपका 15वें दिन इंटरव्यू हो, लेकिन हम 15 दिन से ही अभी शुरुआत करेंगे। 15 दिन गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, इंटरव्यू लीड करना खुद से बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अपना इंटरव्यू लीड करना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो फ्यू स्टेप्स। पहली बात तो ये, जैसे आप इंटरव्यू में एंटर करेंगे, आप सबको बहुत प्यार से ग्रीट करेंगे। ठीक है, आपकी ग्रीटिंग्स जो होगी वो आपके एक्शन से लाउड होनी चाहिए। सबसे प्यार से आपने ग्रीट किया, उसके बाद में जब आप बैठे इंटरव्यू के लिए, बैठना कैसे, उठना कैसे, चलना कैसे, जाना कैसे, आना कैसे, ये सब मैं मॉक के टाइम सिखाऊंगा आप लोगों को। मैं जो टीम होगी वो पूरा असिस्ट करेगी आपको, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कुर्सी को भी पीछे कैसे खींचना है अगर खींचना है तो। हर चीज, हर एक चीज माइन्यूट, हर चीज मेटिकुलसली ऑब्जर्व करते हैं जजेस, हर चीज ऑब्जर्व करेंगे। ये चेयर है ना, बहुत से लोग बैठते हैं ना इसके, तो बहुत से लोग आते हैं तो ज्यादा ही भाई प्यार से बैठते हैं, तो फिर हर चीज ऑब्जर्व होती है। आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में क्यों फेल हो गए बच्चे, बोलते मेरे तो अच्छा ही आता है यार, पता नहीं क्यों नंबर नहीं देते। माइन्यूट डिटेल निकलती है, बच्चा बाहर आके कभी नहीं बताता कि मेरे अंदर क्या बेइज्जती हुई है। वो क्या बोलता है हमेशा, अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, ठीक ही था इंटरव्यू, तो देखो क्या होता है, भगवान का आशीर्वाद रहा तो हो जाएगा। वो थोड़ी बताएगा आपको कि अंदर हुआ क्या उसके साथ। लीड कैसे करते हैं इंटरव्यू को, इंटरव्यू को लीड करने का तरीका, लिमिटेड बात करनी है, जितना आप उकसाइए उनको। जैसे आप अंदर गए, सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। क्या करते हैं सर, प्रैक्टिस, बस। अभी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस। कहाँ क्या क्या कर रहे हैं सर, जॉब कर रहा हूँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, उस डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेट हिम आस्क। आप आपने अगर 2-3 मिनट ये सब मैनेज कर लिया ना, आपका इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग हो जाएगा।
लेकिन अगर आप वही और एंथुसियास्टिक होकर ज्यादा बोलना स्टार्ट कर दिए तो फिर 15 20 25 मिनट के बाद में आपके ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा। समझ में आ रही है? आप 2-4 मिनट तक तो मैनेज कर लोगे, लेकिन आप सोचिए कि आपको ये सब मैनेज पूरे थ्रू आउट इंटरव्यू में करना है, हर एक पैनल के साथ, मतलब हर एक पैनल में जो भी जैसे आपसे सवाल पूछ रहे हैं सबके साथ आपको वैसे ही बिहेव करना है, कूल एंड काम। हो पाएगा? हो पाएगा? ये काम अगर आपने एंड तक कर लिया तो हो जाएगा सिलेक्शन। उसको बोलते हैं अच्छा इंटरव्यू। क्योंकि जजेस जब आप जाने लगते हैं 5 मिनट, तब तक वो अपना ओपिनियन बना चुके होते हैं। आपके इनिशियल जब आप रूम में एंटर करते हैं, इनिशियल के 2-3-4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये डिसाइड करते हैं कि आप तुम जाओगे, सेलेक्ट होगे, नहीं होगे। तो 3-4 मिनट उनको सवाल पूछने दो, जब तक तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर समझ में ही बात, तुम अपना इंटरव्यू खुद से लीड करोगे। कि देखिए घबराहट जो होती है ना अंदर इंटरव्यू में जाने की, वो सिर्फ कब तक होती है? स्टार्टिंग के 2-3-4 मिनट, मैक्सिमम 2-3 मिनट। तब तक आप अपना कम बोल लो। फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाओ कि हाँ इस सबकी शक्ल दिख गई, चलो अब पूछो सवाल, तो आप उस चीज के लिए तैयार हो। लीड करने का मतलब होता है इनिशियली 3-4 मिनट जो आपने किया, क्योंकि जहां पे इंप्रेशन बनना है वो है 3-4 मिनट, जहां पे इंप्रेशन खराब होगा वो है 3-4 मिनट। और जो बच्चे इंटरव्यू पहले देके आए होंगे वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। ठीक है? लीड कैसे करना है इंटरव्यू, उसके रिगार्डिंग हम आपको बाद में फर्दर बताऊंगा मैं। ठीक है? आज एक बहुत जनरल क्लास है, ये बेसिक सी इंटरव्यू के रिगार्डिंग हमने पूरी बात करी। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट टू डू, क्या क्या करना है इंटरव्यू के टाइम पे आपको। ठीक है? मैं पहले तो बाहर की बात करता हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसके पहले क्या करना है। सर एक तो ड्रेस बहुत प्रोफेशनली होनी चाहिए। ठीक है? आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए हो। वेल ग्रूम्ड का मतलब ड्रेस कोड देख लीजिए एक बार, ड्रेस कोड देंगे, शेड्यूल में ड्रेस कोड आ जाएगा अभी। प्रॉपरली ड्रेस कोड, प्रॉपरली आपके हेयर मेंटेन होने चाहिए। कोई बियर्ड रखता है तो वो भी ग्रूम करा के रखे। ऐसा नहीं कि मैं क्लीन शेव नहीं बोल रहा हूँ, आजकल सबको पता है कि थोड़ा बहुत रखते हैं सब लोग, लेकिन प्रॉपरली ग्रूम होनी चाहिए। ठीक है? दूसरा सवाल ये कि और क्या होना चाहिए अंदर। हम्बलनेस एंड पोलाइटनेस इज की टू सक्सेस। इंटरव्यू के टाइम पे क्या करना है? हम्बल रहना है और पोलाइट रहना है। किसी जज साहब कोई आपको फंसाने की कोशिश करे तो आपको बहुत प्यार से रिप्लाई करके उनको मना करना है। ठीक है? मान लीजिए कोई जज साहब अड़ गए किसी बात पे कि नहीं ये तो वहीं पे है, और आपको भी पता है, श्योर हो वहां पे हो, आप श्योर हो तो ही अड़ना, नहीं अड़ो तो सॉरी सर बोल देना। सॉरी सर बोलने में नंबर नहीं कटेंगे, आपने उनका इको जस्टिफाई कर दिया तो तुम पास हो जाओगे। कभी कभी क्या होता है ना इंटरव्यूज में, हम लोगों ने भी देखा है, देखिए हम लोग मल्टीपल इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, जैसे अभी हमारे ईडी के इंटरव्यूज चल रहे हैं राइट नाउ, हम मल्टीपल इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा सॉरी नहीं बोलता ना, कभी किसी को गलत आंसर पे दिया ना तो सॉरी नहीं कहेगा, उसको कभी नहीं लेते, क्योंकि आप क्या करते हो उनके ईगो को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो। अगर आपको लगता है कि वो आपको लगता है कि आप गलत हो, मतलब उनको आप ऐसा लगता है कि सर वो गलत पॉइंट डिसाइड कर रहे हैं, तो आप उनको एक बार बोलिए नहीं सर यही होना चाहिए, उसके बाद आप सॉरी बोल दीजिए बस। क्योंकि उनको अल्टीमेटली आपसे क्या सुनना है? सॉरी। अड़ना मत किसी से। बहुत सारे बच्चे हैं जो सॉरी नहीं बुलवाने के चक्कर में फेल हो गए हैं, कुछ तो यहाँ भी बैठे हैं, सॉरी नहीं बोल के आए बस। सेक्शन आ गया था 20A B C, ये सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट 18 अमेंडमेंट में 19 के इंटरव्यू स्टार्ट हुए, 19 में इंटरव्यू स्टार्ट हुए, जस्टिस थे कोई। तो अर्लियर सेक्शन 20 वाज समथिंग डिफरेंट, इसको पूरा रिप्लेस कर दिया सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ने। पहले कुछ सेक्शन 20 कुछ और हुआ करता था। जो जस्टिस थे उन्होंने पूछा कि टेल मी सेक्शन 20, तो उन्होंने बताने स्टार्ट किया। इन्होंने सेक्शन 20, 20A, 20B, 20C का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है। तो बोले कि ये कब से हो गया, तो उन्होंने कह दिया कि सर ये था।
तो आप अगर जस्टिफाई नहीं करोगे उनका ईगो, अगर आप उन्हीं की इंसल्ट करोगे फेलो जजेस के सामने, तो सर तुम्हें नंबर नहीं मिलने वाले। बात समझ में आ गई ना? अगर आपको लगता है कि सर मैं सही हूं वो गलत है, फिर भी आप उनको एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, फिर सॉरी बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? ये इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे नहीं करते। हर बात पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, हर बात पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है बेटा, हर बात पे कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी होगा, किसी किसी बात पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है, और भी बहुत रेयर कॉन्ट्रडिक्शन होता है। जी सॉरी लॉर्डशिप, नहीं रखना, आपको अपनी बात का स्टैंड लेना ही नहीं है। अपनी बात का स्टैंड लेके क्या करोगे जब वो जिंदगी में स्टैंड स्टैंड रहने लायक नहीं छोड़ेंगे तो क्या करोगे अपनी बात का स्टैंड रख के? ठीक है ना? वो देखिए वो लॉर्डशिप है, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। ऑल तो मेरी बात किसी को नहीं पसंद आएगी, तो ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरा कोई 15-20 साल पुराना इंटरव्यू नहीं है, रिसेंट इंटरव्यू है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए उनको नहीं पता रहा, क्योंकि जजेस को लो नहीं याद रहता, उनको सेक्शन नंबर नहीं याद है, तो तुम उनसे अड़ना मत। ये समझना कि वो हाई कोर्ट जज है और वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हमारी तरह, प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर उस प्रिपरेशन के उस मोड में नहीं है जो हम हैं। आप अड़ने की कोशिश मत करना उनसे, सॉरी बोल देना प्लीज। जब आप इंटरव्यू देके जाएंगे तो साथ वाले फेलो जजेस बोलेंगे नहीं शी वॉज राइट, फिर वो सोचेंगे कि ऑल दो सी सेड सॉरी, ऑल दो ही सेड सॉरी, वो सही था फिर भी उसने सॉरी बोला, और सॉरी भी सॉरी होना चाहिए, सॉरी सर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दैट वाज राइट। ये सब फालतू बात है, आप अपने आप खुद को जस्टिफाई मत करो। वो बहुत सीनियर है, मतलब समझ लो कि तुम जुडिशरी के चपड़ासी हो, सिविल जज, सबसे छोटी पोस्ट है हायरकी में, इट्स अ वेरी स्मॉल पोस्ट। अब आप हाईकोर्ट जज के सामने कंपेयर तो नहीं कर सकते ना, यू आर कंपेयरिंग एन एलिफेंट टू एन आंट। अब आप एक चींटी को एक हाथी से कंपेयर करोगे तो उसके लिए सामने हम छोटे ही हैं सर। तो आप जब चले जाएंगे इंटरव्यू रूम से बाहर, तब वो आपके अंदर देखेंगे हम्बलनेस और पोलाइटनेस। तो हम्बलनेस और पोलाइटनेस इज इज की टू सक्सेस। ये दो चीज प्लीज अपने अंदर लेके आइए। 15 दिन बहुत हम्बल रहेंगे और पोलाइट रहेंगे, किस पे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, किसी पे कोई गुस्सा नहीं। जज बनना है तो बेटा लो के जवाब एक आधा गलत सलत हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर ये बेसिक एटिकेट्स वाले बात नहीं है ना, तो फिर जज नहीं बनाने वाले वो लोग। बच्चे 12 के कहते कि यार मैंने लो का गलत जवाब दे दिया था इसलिए मैं जज नहीं बना हूं। बच्चे ये कहते ना कि बाहर मैंने लो का गलत जवाब गलत दे दिया था, शायद कुछ प्रोविजन था, लेकिन जो मैंडेटरी चीज भूल जाते हैं वो है बेसिक एटिकेट्स, हम्बलनेस और पोलाइटनेस। प्लीज इतने आप इतने हम्बल हो जाइए अभी, समझ में ही बात। डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेना, डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई, अब आने वाली है। मैम डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या होगा? कॉल लेटर में बताएंगे, अपर अपार्ट फ्रॉम इट हमारा कोई पुराना पड़ा होगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा। हाँ सेम ही रहता है, सेम ही रहता है। दो हाँ यू वांट टू कम हियर, यू वांट टू कम हियर। जी डाउरी का एक तो वो एफिडेविट बनता है, जो शादीशुदा है वो लोग ही बनाते हैं इसको एफिडेविट को, वही हमने डाउरी और नहीं ली है और ना कभी जिंदगी में डाउरी दी है। मेल फीमेल दोनों देते हैं मैम, फीमेल भी डाउरी। ठीक है मैं शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है ना? इफ इफ यू फाइंड इट वी विल फॉरवर्ड। आउटसाइडर वाले बच्चा डोमिसाइल लेके आएगा, डोमिसाइल 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए।
फिर भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जो बेसिक रूल कहता है डोमिसाइल का। आउटसाइडर के लिए डोमिसाइल लेके आना। हाँ, वो सब लिस्ट में आ जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म में फिल किए हैं वो सारे फॉर्म, वो सारे रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस जो आपने लगाए हैं, वो सारी चीजें, वो सब होता है बहुत। बाकी तो बेसिक ही रहता है, फंडा। चलिए, तो लीड करना क्या होता है मैंने बता दिया आपको। हम्बलनेस और पोलाइटनेस रहेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ लीड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अप्रोच बहुत कैजुअल है तो नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से शब्द हमें अवॉइड करने चाहिए वाइल इन इंटरव्यू। हमें क्या क्या शब्द नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, हमें कौन कौन शब्द नहीं बोलने चाहिए इसकी मैं बात करते हैं। एक सबसे पहले जो चीज आपको नहीं बोलनी है, एक शब्द है ओबियसली। ओबियसली को प्लीज अवॉइड कर देना, ओबियसली मत बोलना वहां पे बिल्कुल भी, क्योंकि ओबियस नहीं है। जज आपके लिए कोई चलते फिरते दोस्त नहीं है, ठीक है ना। ओबियसली, ठीक है। और यस या ये सब मत बोलना। अगर आप यस बोल रहे हो तो यस लॉर्डशिप, पूरा सैल्यूटेशन होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हम कोई किसी एक ऐसे इंसान को ले रहे हैं जो बहुत सेंसिबल है टुवर्ड्स दिस जुडिशरी। ठीक है। और शब्द क्या नहीं बोलने हैं सर, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ये सब भी प्लीज अवॉइड करना। अगर ऐसे फंस जाए आप कहीं पे जहाँ, तो प्लीज सॉरी बोल के निकलना, ना कि ऐसे शब्द बोलना। खुद को आप जस्टिफाई करने में मत लगे रहना। अपार्ट फ्रॉम इट, एक और शब्द मत बोलना, एज फार एज आई नो, ये भी मत बोलना कि जहां तक सर मैं जानता हूँ, मेरी जो सोच उस हिसाब से तो ये होना चाहिए। तेरी सोच नहीं जाननी है सब किसी को, आपकी सोच किसी को कोई मतलब नहीं है सर। वो उनको जज बनाना है। और आपसे दो गुने बच्चे बैठे हैं, मतलब आपसे दो बच्चे और हैं फालतू, वो उसमें से चूज कर लेंगे अगर आप ये फालतू मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो। इंटरव्यू में ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस माइन्यूट चीजों पे ध्यान देना है। अगर आपने उन माइन्यूट चीजों को एंटरटेन किया, उनको करेक्ट किया, तो अल्टीमेटली आप जज बन जाएंगे। लेकिन वो माइन्यूट चीजें जो आपने ध्यान नहीं दी, तो फिर मुश्किल है। ठीक है, एक, ठीक है। और बहुत कैजुअल मत हो जाना प्लीज। अभी 15 दिन जो है, 15 दिन स्ट्रिक्ट रहो। लो तो पढ़ना ही है, लो तो आपको अपना खुद को संभालना है। लेकिन बाकी चीजें जो है, जो आपका इंटरव्यू बनाएंगे बिगाड़ेंगे स्टार्टिंग के 3-4 मिनट, डेट इज इन अवर हैंड, आपके हाथ में और मेरे हाथ में और हमारी टीम के हाथ में। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज बेसिक क्लास थी। कल की क्लास किसी कोई सब्जेक्ट वाइज होगी। मैं सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, पहले मैं सिविल खत्म करूंगा, देन क्रिमिनल। आप लोग रोज सब्जेक्ट पढ़ेंगे। रोज का क्या रूटीन रहेगा, रोज का रूटीन मैंने आपको बताया था अभी। रोज का रूटीन मैंने बताया था ना अभी, कहाँ कहाँ लिख दिया। चलिए मैं दूसरे स्लाइड में बना देता हूँ। रोज का रूटीन क्या रहेगा सर, मिरर, या फिर कोई आपका कोई भी फ्रेंड फैमिली मेंबर हो तो उसको बगल में खड़ा करो, अपना इंट्रोडक्शन बोलो। एक प्रियम्बल भी रटने की कोशिश करना थोड़ा। प्रियम्बल भी कभी भी पूछ लेते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। प्रियम्बल भी याद कर लेना, तो भरोसा नहीं है, रट लेना उसको। इंट्रोडक्शन, न्यू लॉज, वाई आर जे एस, इनके आंसर तैयार कीजिए सबसे पहले। अगर गैप है तो वाई नॉट प्रैक्टिस। उस गैप को कैसे फुलफिल करोगे, वो जो गैप है आपका, आपके ग्रेजुएशन से लेके 2024 तक का जो गैप है, इस गैप का कुछ सोचिए। सोचिए, और जिन बच्चों ने अपना सीवी रिज्यूम नहीं भेजा है, भेजिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम। सेम टाइम नहीं होगा, थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देंगे कल हम, ठीक है ना। आज ये नए प्रीमाइसेस पे पहला ही लेक्चर हुआ है आप लोगों का, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना।
टेक केयर।